अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एक पहला कर्तव्य, आ जाओ बैठ जाओ। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य और तीसरा कर्तव्य। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहला कर्तव्य पूरा कर लिया था बजट का। पहला कर्तव्य किसकी बात कर रहा है? आर्थिक रिफॉर्म की बात कर रहा है, आर्थिक सुधार की बात कर रहा है। आर्थिक सुधार मतलब जीडीपी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये सब की बात कर रहा है। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड कर्तव्य जो है बजट में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री किसकी बात की है? स्टेट कैपेसिटी को बढ़ाने की बात। किसको? स्टेट की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात। अब स्टेट की कैपेसिटी को हम लोग किस में बढ़ाएंगे? हर एक सेक्टर में बढ़ाएंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो कला संस्कृति हो, सब में हम लोग क्या करेंगे? उसको बढ़ाने की बात करेंगे। उनमें हम लोग कितना योगदान दिए हैं, कितना पैसे का आवंटन हुआ है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेकेंड कर्तव्य टॉपिक चालू करते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आलम सर आएंगे, 15-20 दिन का टाइम दीजिए, सर आएंगे, पॉलिटी सर ही लेंगे आपको। ठीक है, चलिए सेकेंड कर्तव्य है, क्या है? फुलफिलिंग एस्पिरेशन एंड बिल्ड कैपेसिटी। हमारा दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण करना है। इसको आप लोग लिख लेंगे, यहां से यहां लिख लेंगे। सेकेंड कर्तव्य, सेकेंड ड्यूटीज टू फुलफिल एस्पिरेशन एंड बिल्ड कैपेसिटी। दैट इज आवर सेकेंड ड्यूटी, सेकेंड कर्तव्य, जिनका बजट में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट इस साल जो है वो सर्विस सेक्टर में अलग से स्पेशल फोकस कर रही है। विकसित भारत बनाने के लिए सर्विस सेक्टर में फोकस कर रही है। आर गवर्नमेंट हैज देयरफॉर डिसाइडेड, इसलिए हमारी सरकार ने निम्नलिखित उपायों के साथ युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रदान करने के लिए सेवा क्षेत्र पर नए सिरे से जोर देने का निर्णय लिया है। लिखेंगे आप लोग, सेकेंड कर्तव्य लिखेंगे, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे गवर्नमेंट ने एक कमिटी बैठाई है। गवर्नमेंट ने एक कमिटी बैठाई है शिक्षा से रोजगार और उद्यम और उद्योग, शिक्षा से रोजगार और उद्योग, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज। गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड समिति बैठाई है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस, जिसका मेन फोकस क्या रहेगा? सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना। सर्विस सेक्टर मतलब हर एक सेक्टर्स में सर्विस सेक्टर को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, टूरिज्म हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सभी सेक्टर्स को आपको किससे जोड़ना है? सर्विस इंडस्ट्री से इंटीग्रेट करना है, सेवा के क्षेत्र से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और बिना सेवा से इंटीग्रेट किए आप किसी भी फील्ड में एक्सेल नहीं हो सकते, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो, चाहे वो नॉर्मल योगा हो, ठीक है, आयुर्वेद हो, बिना सर्विस से रिलेट किए आप उसको नहीं कर सकते। आपको ब्रांडिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, मार्केट चाहिए, एक प्लेस चाहिए, वो सब किससे कंफर्टेबल, किससे पॉसिबल है? वो सब सर्विस से पॉसिबल है। इसीलिए सर्विस से इंटीग्रेट करने के लिए एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज एक समिति बैठाए हैं, उच्च अधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति। ठीक है, मैं विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है कि ग्लोबल लेवल पे 2047 तक के जो हमारा टारगेट है, विकसित भारत का हमारा टारगेट है 2047 तक के, 2047 तक के हम लोग क्या अपने पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में सर्विसेज का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया से जाना चाहिए। 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से जाना चाहिए? इंडिया से। सर्विसेज का जितना भी सेवा के क्षेत्र में योगदान है उसमें 10% योगदान वैश्विक स्तर पे भारत का होना चाहिए। 2047 तक का हमारा टारगेट है। और अभी हमारा योगदान कितना है सर्विस सेक्टर में? अगर देखेंगे ग्लोबल लेवल पे तो कितना है?
10 का तो अचीव कर रहे हैं ना हम लोग। 10 तो हम लोग का टारगेट है 2047 तक का, इतना अचीव करना है। अभी 2.5 से 3% है। अभी कितना है? 2.5 से 3% है। अभी हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ 2.5 से 3% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारा टारगेट कितना है? 10% करने का हमारा टारगेट है 2047 तक का। और उसी को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने एक समिति बैठाई है, हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमिटी। ठीक है, यहां तक हो गया। क्या हो गया? बोलो, बताओ, कुछ बात है? बताओ निधि, आप कल आप बोल रहे थे। आलम सर आएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे उन लोग को। ग्रुप से कुछ मैनेजमेंट का ना उनका इशू हो गया है, मतलब मैनेजमेंट साइड से कोई कंसर्न हुआ है, जिसकी वजह से उनको ग्रुप से मतलब रिमूव किया गया। बट ग्रुप में जुड़ने में भी टाइम नहीं लगेगा, तो नहीं, पॉलिटी पढ़ाएंगे वो आपको। एथिक्स आप लोगों का जल्दी कंप्लीट करना है करके इनको दिए जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो पॉलिटी आप लोगों को काफी लंबा खींच गया। पॉलिटी आप लोगों को इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए था ऑनेस्टली। पॉलिटी आप लोगों का 10 महीने हो गया और आप लोग अभी तक के पार्लियामेंट चालू नहीं हुआ आप लोगों का। हाँ सर को लेक्चर। तो आप लोगों को पॉलिटी सर ही पढ़ाएंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर आ जाए वापस, है ना। तो आप लोगों को अभी एथिक्स पढ़ो कुछ दिन, एथिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उससे काम करेंगे ना, जब आप आलम सर से ही पढ़ने का इतना रिजिड हो गए ना, तो सर को बोलेंगे सर आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए वहां से, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए कि सर आप इतना पार्ट बचा आप लोगों का पॉलिटी, वो पढ़ा दीजिएगा। देखिए, आलम सर जो है मतलब आलम सर नो डाउट इज अ बेस्ट टीचर। हाँ, लेकिन जो आप प्रशांत सर अभी पढ़ाने वाले हैं ना आप लोगों को, अभी तो पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे वो आप लोगों को, पॉलिटी आलम सर ही पढ़ाएंगे, वो एथिक्स पढ़ाएंगे आप लोगों को। प्रशांत सर एक्चुअली में लॉ ग्रेजुएट है, लॉ ग्रेजुएट है, और वो जो आपका बेयर एक्ट होता है उसमें से आपको पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए इफेक्टिव होता। बट ठीक है, आप लोग आलम सर से पढ़ते हुए आए हैं पॉलिटी, तो उनसे ही कंटिन्यू कीजिएगा। अभी एथिक्स पढ़िए उनसे, एथिक्स भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो, है ना। लेकिन उनका मेन जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है, उनका मेन जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है ना। एथिक्स तो आप लोगों का पेपर 4 है, एथिक्स आप लोगों का चालू ही नहीं हुआ अभी तक के, और हम लोग को आप लोगों का कोर्स कैसे भी करके मई जून तक कंप्लीट करवाना है, कहां से होगा? पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है, बट वी आर ट्राइंग कि हम लोग कंप्लीट करवा सके, है ना। सर बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। सर जैसे मेरा थोड़ा सा इंग्लिश हो जाता है, सर का वैसे नहीं होगा, सर बाइलिंगुअल है। हर्षद सर का भी इंग्लिश हो जाता है। हाँ, साइंस एंड टेक का पूरा इंग्लिश होता है। तो साइंस एंड टेक सब्जेक्ट भी ऐसा है ना कि तुम उसको हिंदी में मतलब लिखना तो हिंदी में ही है। पीडीएफ हिंदी है, पता नहीं क्या लिखे हैं। तो सर ने बोला ना कि जो उसका यूज करो करके, जो एक, हाँ, नोट्स का यूज करो। देखो, एक चीज तो आप लोग ना अडाप्ट करनी पड़ेगी कि ना हिंदी मीडियम में थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट अलग से लगाना पड़ेगा, ये मतलब सुनिश्चित है। ये आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अलग से, और ये एफर्ट हर चीज के लिए है। इवन आप लोग हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे, हिंदू का वो आता है, हिंदी एनालिसिस आता है, जैसे सर डाल रहे हैं ग्रुप में, हिंदू एनालिसिस किस में आता है? हिंदी में आता है। वो पेपर किस में बना है? इंग्लिश से बना है। वो इंग्लिश में कोई उसको क्या कर रहा है? हिंदी में उसको उसमें रिसर्च कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है, फिर जाके आपको हिंदी में डेटा दे रहा है वो। और एक्चुअल न्यूज़पेपर किस में बना है? वो इंग्लिश में बना है। तो देखो, कोई ना कोई मेहनत कर ही रहा है उस पर हिंदी को बनाने में, और वो डेटा ओरिजिनल इंग्लिश का था। हेलो, जी बोलिए। नहीं तो ये रॉन्ग नंबर है, आप दूसरा नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है, ये उड़ान के। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि हिंदी की जो उपलब्धता है, मटेरियल की भी कम है, मटेरियल की भी कम है, और आप लोगों को थोड़ा सा ट्रांसलेशन पे भी खुद से फोकस करना पड़ेगा। समझिए बात को, आप लोगों को जो बुक्स मिलने वाले, ये मिलेगी आप लोगों को,
पूरी सेट में मिलेगी। हिंदी वाली अलग मिलेगी, पूरी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जितनी भी है, और इंग्लिश वाली आप लोगों को अलग मिलेगी। लेकिन आप लोगों को हिंदी में फिर भी कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप लोग मान के चलिए, ठीक है। हाँ, होपफुली एक साथ ही मिलेगी। अच्छा है ना, आप लोगों को एक बार में मिल जाएगी तो आप लोग उसको रखना नहीं है, आप लोगों को पढ़ना। तो वो तो मैंने बताया ही आप लोगों को, वो बुक सिर्फ आपको असिस्टेंस के नाम पे दी जा रही है। मैंने क्या बोला, वो हम लोगों ने क्लेम किया है, उसके नाम पे आप लोगों को बुक दी जा रही है। आप लोगों का वास्तविक प्रिपरेशन उससे नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना कोई भी दे देंगे। क्या बात कर रही है, पढ़ने लायक होगी नहीं होगी। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आज ही खींची। ये देखिए, ये मेरे टाइम की वाजीराम की येलो बुक है। इतनी सारी बुक्स है हर सब्जेक्ट की, देखो इसमें सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, देखेंगे आप लोग। ये ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी दिख रहा है आप लोगों को, सबको दिख रहा है, सब्जेक्ट है। ये येलो बुक है जो कि वाजीराम से हमको मिलती थी। बाकी कुछ कुछ नोट्स हैं वो उसको छोड़ दीजिए, तो येलो बुक दिख रही, फेमस है। अब इसमें से आप यकीन नहीं करोगे, इतनी बुक्स ऐसी पड़ी हुई है, मैंने कभी पढ़ी नहीं इसको। हाँ, नहीं है, नहीं है। अगर पुरानी होती तो आप देखना वो फट गया है, उसका एक दिखता है, अलग से दिखता है पुरानी बुक। तो ये बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी। और जितने टॉपर निकलते हैं, वाजीराम से टॉपर निकलते हैं मोस्टली, आप देखेंगे वाजीराम, नेक्स्ट आईएएस, विजन, दृष्टि, इसमें से ही निकलते हैं। तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोग उनकी किताबें नहीं पढ़ते, क्योंकि आप एक्चुअल प्रिपरेशन में आपको समय मिलने वाला ही नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी आज तक कंप्लीट किए हैं? अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर भी दिया, किसी ने कर भी लिया है, तो स्टैंडर्ड बुक पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू किए हैं? नहीं किए। ये आप लोग पूरे साल भर में नहीं कर पाएंगे। अब आप बताओ, इसको कहां से पढ़ेंगे आप? आप एनसीईआरटी एक दो बार, पहले तो एनसीईआरटी की 2 बार रिवीजन करो, उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, फिर पीवाईक्यू से इंटीग्रेट करो, और क्लास नोट भी तो है आपका, उसको भी तो पढ़ोगे कहीं ना कहीं से। हाँ, वही तो बात है ना। तो आप लोगों को बस क्लेम के नाम पे बुक दिया जा रहा है, उसको आपको सिर्फ असिस्टेंस के रूप में यूज करना है। अगर उसको पढ़ने बैठ जाओ तो मन में ये मलाल ना आ जाए कि मैं ये बुक ना छोड़ के स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया होता। हो सकता है दोनों मटेरियल सेम है, कंटेंट सेम है, लेकिन जो जब टॉपर लक्ष्मीकांत पढ़ा तो आप भी बोलोगे मेरे को भी लक्ष्मीकांत पढ़ना है। सिंपल सी बात है, वो चीज रहेगा ही रहेगा, है ना। जैसे अभी आलम सर लक्ष्मीकांत के अगेंस्ट थे, सेम प्रशांत सर भी है, वो भी लक्ष्मीकांत के अगेंस्ट है। मैं भी उनसे वही बात कर रहा था। लेकिन आप शुरू के टॉप 10 टॉपर उठा लो। अब सब ऐसा नहीं कि सब टॉपर झूठ बोलते हैं आके, ऐसा नहीं है ना। टॉपर सही भी बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता। लक्ष्मीकांत, मैं लाइब्रेरी में आप जाओगे दिल्ली में तो सबके एक स्टैक में आपको लक्ष्मीकांत मिलेगी, जिसमें आपको अंडरलाइनिंग नोट्स टॉपिक लिखा हुआ रहेगा। तो सबके सब पागल है लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। आप ही बताओ, लैंग्वेज ईजी है, लैंग्वेज बहुत ईजी है लक्ष्मीकांत की, पढ़ना कभी आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो सब कर रहे हैं, आप लोग भी हर्ड मेंटेलिटी में जाओगे ना। और अगर आप हर्ड मेंटेलिटी में नहीं जाओगे तो आपको फोमो होगा कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ, उसको मिस कर रहा हूँ, फोमो होगा। तो बेटर है कि उसी को पढ़ो, आप 2 बार 3 बार रिवाइज करो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप गूगल करो। समझ रहे बात को? तो मैंने फोटो आज आप लोगों को दिखाने के लिए ली थी, ग्रुप में डालूंगा मैं, कि होता है ऐसा ही है। बुक आपको सिर्फ असिस्टेंस के नाम पर दी जा रही है। और वाजीराम इतना बड़ा ब्रांड है, इनकी बुक्स की क्वालिटी देखना आप, इनका जो वो है कंटेंट है वो देखना, आपको पढ़ने का मन नहीं होगा। अपडेटेड नहीं है एक तो, और कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उन लोगों को ही पता है कि हम लोग खाली क्लेम के नाम पे आपको बुक दे रहे हैं। बिजनेस, जो एक बिजनेस होता है कोचिंग का, उसके नाम पे हम आपको बुक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे 1,80,000 रुपए ले रहे हैं फीस। 1,80,000 में यदि वो 2-3 हजार रुपए का बुक दे देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो क्लेम के नाम पे दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, फैक्ट के रूप में आपको बता रहा हूं मैं। तो आपको पढ़ना जो है ना, आपकी तैयारी वो कहीं और से होगी। ये सिर्फ असिस्टेंस के रूप में आपको दिया जा रहा है। यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, यूज कर सकते हो, बट यूज इट केयरफुली, यूज इट केयरफुली, है ना। ठीक, दिया जा रहा है मतलब दिया नहीं गया अभी तक के, ठीक है। पहला क्या था? हेल्थ। मैंने बताया हम लोग सेकंड कर्तव्य में क्या करेंगे, स्टेट की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करेंगे, ठीक है। और उसमें मेजर किसका बात किया गया? 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हम लोग सेवा के क्षेत्र में ध्यान देंगे। किसमें? सर्विस सेक्टर में ध्यान देंगे। अब सर्विस सेक्टर को सभी सेक्टर से इंटीग्रेट करने की बात की गई है, जिसमें से स्टार्टिंग किससे किया गया? हेल्थ सेक्टर से चालू किया गया है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में जितने भी आपके अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल मतलब जो भी कर्मचारी जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नर्स हो, कंपाउंडर हो, फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, असिस्टेंट डॉक्टर हो, प्रेस्क्रिप्शन देने वाला हो, सब के सब ये किसमें आते हैं? सहायक स्वास्थ्य
पेशेवर में आते हैं, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स में आते हैं सब, ठीक है। नर्स होगा, जितने भी हॉस्पिटल में जितना भी स्टाफ रहता है, इवन सिक्योरिटी गार्ड भी, वो भी आपका अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में आता है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग को इन प्रोफेशनल्स के लिए फैसिलिटीज को अपग्रेड करना है, विल बी अपग्रेडेड, और इनके लिए एक नया संस्थान प्रोवाइड करना है, एक नया संस्थान AHP इंस्टीट्यूशन, ठीक है। संस्थानों को उन्नयन किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कोलैबोरेशन से हम लोग एक AHP के लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे। जैसे कि एम्स हो गया मेडिकल साइंस के लिए, वैसे ही आयुर्वेद के लिए एक नया इंस्टीट्यूशन बनाने की मांग की गई है, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे, जैसे आप लोग वो करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, बहुत लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं कि होटल में प्लेट्स कैसे रखने हैं, होटल में जब किसी को सर्व करना है तो कैसे सर्व करना है, बड़े बड़े होटल्स में उनके कोर्स होते हैं होटल मैनेजमेंट के। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोलने की बात की गई है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे सर्विस सेक्टर को कैसे इंटीग्रेट करना है अच्छे से, ताकि 2047 तक विकसित भारत बन सके। सर्विस के तौर पे जो हमारा टारगेट है 10% तक का टारगेट है हमारा 2047 तक के, इसको अचीव करना है। तो पहला जो हमारा सेक्टर है वो क्या है, हेल्थ। और हेल्थ में हम लोग AHP की बात कर रहे हैं, और इसमें 10 डिसिप्लिन को लिया गया है। इसमें 10 डिसिप्लिन को स्वास्थ्य सहित 10 चयनित विषय शामिल होंगे, जिसमें से क्या है आपका पहला, ऑप्टोमेट्री मतलब जो आईज से रिलेटेड हो गए, जितने भी डॉक्टर्स हो गए, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए रिलेटेड टू आईज हो गए। रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिया हो गया, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर में जो वो करते हैं सिस्टम बैठाना, जैसे आप लोग क्लास लगाने वाले स्टाफ नहीं होते, क्लास लगाने आते हैं जो, तो उनको पहले सिखाया जाता है कि क्लास कैसे लगाना है, क्या करना है। वैसे ही ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पूरा उनके इक्विपमेंट सही होने चाहिए, डॉक्टर्स के क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब हेल्थ प्रोफेशनल को बताया जाएगा। तो 10 डिसिप्लिन को लिया गया है। ये क्वेश्चन फंस सकता है, 10 डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन के नाम दे देंगे और कौन कौन से डिसिप्लिन पे इस बार बजट बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्टोमेट्री हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, एनेस्थेसिया हो गया, ठीक है, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, और क्या हो गया, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी मतलब जो आपका मानव ये जो मेंटल इश्यूज होते हैं उनके लिए भी प्रोफेशनल्स को वो इक्विप्ड और ट्रेन करने की जरूरत है। एंड बिहेवियरल हेल्थ, ठीक है। और लगभग अगले 5 साल में 1 लाख नए AHP को और ऐड करना है हमको, ठीक है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स की इंडिया में कमी है, तो उनको बढ़ावे देने के लिए अगले 5 साल में नए 1 लाख AHPs को हमको और ऐड करना है इन द डिसिप्लिन 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूरा मिर्च मसाला नहीं लिखना है, खाली आपको लिखना है AHP गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करके एक नया संस्थान बनाने की बात कर रहे हैं। किनके लिए? अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए। और किन सेक्टर्स में? 10 डिसिप्लिन में से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनमें मिला के 10 डिसिप्लिन होंगे, इनके अंदर भी होंगे, ठीक है। मान लो एनेस्थेसिया हो गए, एनेस्थेसिया के अंदर 2 डिसिप्लिन हो सकते हैं, टोटल 10 डिसिप्लिन की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा है चिकित्सा मूल्य पर्यटन के लिए हब फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म। इंडिया को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना है। जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वैसे इंडिया को मेडिकल टूरिज्म, चिकित्सा टूरिज्म का उनको क्या बनाना है? चिकित्सा पर्यटन का उनको हब बनाना है। किसको? भारत को, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं इन द पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत को चिकित्सा पर्यटन सेवाओं का एक हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में राज्यों को 5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब स्थापित करने में सहायता हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। 5 रीजनल हब। अब रीजनल हब से क्या मतलब है? रीजनल हब मतलब यह होगा कि एक एरिया जहां पे सभी सेक्टर्स, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है वो सब रहेंगे। यदि आपको आयुर्वेद चाहिए तो वो रहेगा, यदि आपको योगा चाहिए तो ये रहेगा, यदि आपको मेंटल इश्यूज के रिलेटेड कोई डॉक्टर चाहिए तो वो रहेगा, मेडिसिन चाहिए तो वो रहेगा, सर्जरी चाहिए तो वो रहेगा, हार्ट के लिए चाहिए तो रहेगा, जो भी आपको चाहिए, कैंसर के लिए चाहिए तो वो रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कैंसर है तो आदमी चेन्नई जाएगा, ठीक है, हार्ट है तो आदमी हैदराबाद जाएगा, ठीक है, चेन्नई या बॉम्बे जाएगा कैंसर के लिए। तो उसको हम लोग को हटाना है
ताकि सभी पूरे इंडिया में इलाज अच्छे से मुहैया कराया जा सके, और 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। These hub will serve as integrated healthcare complexes that combine, बिल्कुल ठीक है, मेडिकल, उनकी एजुकेशन, एम्स में देखेंगे आप लोग, एम्स में कॉलेज भी है वो, और साथ ही साथ में हॉस्पिटल भी है, ठीक है, दोनों काम होता है, रिसर्च का भी काम होता है एम्स में, रिसर्च भी होता है, अनुसंधान भी होता है, ठीक है, चिकित्सा अनुसंधान भी होता है एम्स में। तो ये सारा एक हब बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग, किसमें, 5 मेडिकल हब बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे विल हैव आयुष सेंटर, आयुष सेंटर, आयुष का तो पता ही होगा आप लोगों को, फुल फॉर्म आयुष का, एनीवन, आयुष का फुल फॉर्म भूल गए? ए फॉर आयुर्वेद, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा और नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध, एच फॉर होम्योपैथी, ठीक है। ये 5 सेंटर बनाने की मतलब जो पूरा जो अदर देन मेडिकल साइंस है, ठीक है, नेचुरल रूप से हम लोग तैयार, जिनको हम लोग क्या करते हैं, क्योर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, तो ये आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष सेंटर्स की बात कर रहे हैं, कि इसमें जो रीजनल हम लोग बनाएंगे उसमें आयुष सेंटर्स भी होंगे, ठीक है। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, ठीक है, फैसिलिटेशन सेंटर, और बिल्कुल सही है, जब आप इतना सब कुछ बनाएंगे तो आपके पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ताकि वहां पे सभी डायग्नोज हो सके, और ठीक होने के बाद में उनका पोस्ट केयर भी हो सके, रिहेबिलिटेशन भी हो सके। मान लो किसी को शराब छुड़वाना है, कोई जब बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज है, तेरा नाम देखे हो, तेरे नाम मूवी, सलमान खान की तेरे नाम मूवी, रिहैब में जाता है वो, पागल हो जाता है ना, तो रिहैब सेंटर्स हो गया, आपका एडिक्टिव प्रिकॉशन सेक्टर हो जाए वो हो गया, जितने लोग एडिक्टिव हैं, सिगरेट्स हो गया, स्मोकिंग, आपकी ड्रिंकिंग, तो रिहैब सेंटर हो गया, वो सभी आप लोगों को ये मेडिकल हमें सब कुछ मिलेगा, मान के चलो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो 5 रीजनल हब बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हब डॉक्टरों और एएचपी सहित सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए विविध रोजगार अवसर भी प्रदान करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब सभी चीज रहेगा तो वहीं इनको वो भी मिलेगी, नौकरी, जरूरत भी है, हेल्थ सेक्टर वैसे भी काफी पीछे है, अगर कभी किसी का इलाज करवाना है तो 1.5 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए कैसे चले जाते समझ में नहीं आता, क्योंकि पैसे इतने इनकम का जरिया रहता नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बीमा करवाओ, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। लिख लिया, आगे बढ़े। ये क्या एजुकेशन, हेल्थ है, मैंने बताया कि हमारा सेकंड कर्तव्य है, जिसमें हम लोग स्टेट की कैपेसिटी, हमारी देश की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करेंगे, हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में, जिसमें से पहला सेक्टर क्या है, हेल्थ है। हेल्थ में गवर्नमेंट ने बजट में इन पॉइंट्स पे बात की है, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। आयुष की बात की है, आयुष की बात की है, ठीक है। प्राचीन भारतीय योग जो पहले से ही विश्व के कई हिस्सों में सम्मानित था, को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यूएन में ले जाने के बाद व्यापक वैश्विक मान्यता मिली, ठीक है। जब मोदी जी ने योगा को यूएन में ले गए तो इंडिया को योगा के रूप में एक अलग से रिकॉग्निशन मिली, और इसीलिए मोदी जी क्या किए, इंटरनेशनल योगा डे के लिए इनिशिएट किए, कि हम लोग इंटरनेशनल, जैसे हम लोग हर साल वो लगते हैं, वुमेन डे हो गया, मदर्स डे हो गया, है ना, वाटर डे हो गया, इन्वायरमेंट डे हो गया, वैसे ही हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के रूप में एक दिन निर्धारित करेंगे, और उसका कंट्रीब्यूशन किसको जाता है, इंडिया को जाता है। इंडिया ने ही पहल की थी, किसके लिए, योगा के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे एंशिएंट इंडियन योगा ऑलरेडी रेस्पेक्टेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाज गिवन मास ग्लोबल रिकॉग्निशन व्हेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुक इट टू द यूएन, ठीक है। पोस्ट कोविड के बाद आयुर्वेद को भी इसी प्रकार की वैश्विक स्वीकृति और मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। यहां पे किसकी बात किया, योगा की बात कर लिया, आयुर्वेद की बात कर दिया, दोनों की बात कर दिया, AY, ठीक है, पूरे आयुष सेंटर की बात कर रहा है, ठीक है, ताकि इन लोग योगा के लिए भी एक अलग से, आयुर्वेद के लिए अलग से यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ आयुर्वेद का काम हो। आप देखेंगे बड़ी बड़ी सिटीज में, बैंगलोर में, पुणे में, एक पंचकर्म जहां पे आप लोगों को मिट्टी से नहलाया जाता है, ठीक है, मड बाथ जिसको बोलते हैं,
मड बात बोलते हैं, मतलब आपकी जो फिजिकल जो आप में जो बीमारियां हैं उसको वो क्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, तो ये जो हब्स हैं, आयुर्वेद की जानकारी, आयुर्वेद की क्वालिटी, आयुर्वेद को इंडिया के गांव गांव तक पहुंचाना, आयुर्वेद को एक्सपोर्ट करना वर्ल्ड मार्केट में, यहां से बनाया गया सामान, यहां की पत्तियों की कीमत, यहां पे रिसर्च करना और उसको बाहर मार्केट में भेजना, भारत को एक आयुर्वेद हब बनाना, उसकी बात कर रहा है क्या ये बजट। ठीक है, गुणवत्तापूर्वक आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात उन किसानों की सहायता करता है जो जड़ी बूटियां उगाते हैं तथा उन युवाओं को भी इन उत्पादों का प्रसंस्करण करते हैं। ठीक है, जो गांव के लोग हैं, जड़ी बूटी आप देखेंगे गांव में वैद्य लोग होते हैं जो जड़ी बूटी का काम करते हैं, है ना, तो उन लोग को नॉलेज होती है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, मेरे फादर का कॉलर बोन टूट गया था यहाँ से, तो मेडिकल में जब हम लोग गए तो बोले कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो अंदर से एक प्लेट लगानी पड़ेगी, स्टेम लगाना पड़ेगा। बट कोई बताया कि वैद्य है वो अपने घरेलू उपचार से ठीक कर देता है, तो वो कुछ दिन एक लकड़ी लगा के दिया यहाँ पे, वो एक मंथ के लिए, और लकड़ी लगाने के एक मंथ बाद जब हम लोग एक्सरे करवाए तो वो हड्डी जुड़ चुकी। तो अब आप देखिए, बिना ऑपरेशन बिना सर्जरी के काम हो गया आयुर्वेद में, सिंपल काम हो गया। और वो काम जो कि मेडिकल साइंस में क्या स्टेम के प्लेट के ऑपरेशन सर्जरी के थ्रू होता, पैसा भी कम लगा, प्लस आपकी बॉडी में चीर फाड़ भी नहीं हुआ, काम भी जल्द वो हो गया, सिंपल सिंप्लिसिटी के साथ में, और भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंपॉर्टेंस जो बोलते हैं बैगा हो गया, आयुर्वेद हो गया, वैद हो गए, जिसका इंपॉर्टेंस इंडिया में छुपा हुआ है, इसको वापस से क्या करना है, हमको ग्लोबल मार्केट में लाना है। ठीक है, ताकि इसका इंपॉर्टेंस बढ़ सके। वैल्यू, आयुष सेंटर की बात कर रहा है कि एक्सपोर्टिंग क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हेल्प फार्मर हु ग्रो द अप्स एंड द यूथ। मैंने मना तो किया था पापा को, क्या कर रहे हो, क्या किसको दिखा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई से गांव में खोपचे में वहां पे लेके गए, और उसके बाद में पता भी नहीं था वहां पे कि कहाँ जा रहे क्या नहीं जा रहे, छोटा सा गांव था, गली थी, पहाड़ में कहीं पे चढ़ के, और जब मैं गया तो पागलों ऐसा बात भी कर रहा है, यहाँ बैठो, पालकी मोड़ के बैठो, ये नहीं करो वो नहीं करो, मतलब क्या चल रहा है। फिर मेरे को यकीन नहीं था कि काम हो जाएगा एक्सरे करवाने के बाद में, बट एक महीने बाद जब देखे तो एक्सरे में हड्डी जुड़ चुकी थी। अभी भी नहीं करता मैं, हाँ पता नहीं मेरे को, मैं देखा, बट मेरे को मेडिकल साइंस में भरोसा है, मेरे को ये सब में भरोसा नहीं, तांत्रिक में, आयुर्वेदिक उपचार किया, बट वो मुझे ऐसा लगा, मैं तो मतलब वो तो उसने क्रेडिट लिया कि वो लकड़ी से ठीक किया, बट मुझे ऐसा लगता है वो एक बॉडी की हीलिंग प्रोसेस थी, जो कि एक सपोर्ट दिया आपको एक महीने के लिए, बॉडी अपने आप क्या कर लिया, उसको इंटीग्रेट कर लिया। प्लेट भी क्या करता, प्लेट भी लगता, तो प्लेट जो लकड़ी काम कर रहा था वो काम प्लेट करता, प्लेट भी आपकी बॉडी में एक महीने रहता है यहाँ पे चिपक के, वो उसको क्या करता, वापस से मिला देता, प्लेट भी। मैं मानता नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मतलब सब लोग मान रहे हो, इट्स अ गुड थिंग कि मानना चाहिए, सस्ते में इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है, जो चीज बोलते हैं कैंसर का इलाज हो जाता है आयुर्वेद से, कैंसर लोग पैसे देके लाख लाख रुपए करोड़ रुपए देके नहीं कर पाते, योगा से भी होता है। नहीं, आयुर्वेद में भी आ गया है, आयुर्वेद में भी आ गया है। जैसे कई लोग बोलते हैं पागल हो जाते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, उनको भी, उनका भी इलाज होता है पंचकर्म विद्या से, है ना। बट मतलब मेरा ऐसा वो है, मतलब माइंड में ऐसा इनहिबिट हो गया कि मैं मतलब उनको प्रेफर नहीं करता, ऐसा है। अब वो विपसना, विपसना, विपसना तो इज डिफरेंट, मेडिटेशन हो गया, वो मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन योगा आयुर्वेद ही है। मेडिटेशन अलग है, योगा अलग है पिंकी, अगर तुम डीप में जाओगे तो दोनों बहुत अलग है, मेडिटेशन अलग है, योगा अलग है, बहुत अलग है, मतलब जमीन आसमान है। और डीप में जब जाना जाओगे तब समझ में आएगा उसको, क्या जाना नहीं है। टू मीट ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड अ फ्यू मोर स्टेप्स आर बीइंग टेकन। बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। पहला क्या, 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खुलेंगे। जैसे एम्स क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब ये क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। अखिल भारतीय संस्थान, आयुर्वेद के 3 नए अखिल भारतीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। एम्स भी तो खुला था, पहले एक एम्स थे, फिर 2 एम्स थे, फिर बढ़ते बढ़ते एम्स और ओपन होते गए। सेम गोज विद IITs, IIMs, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और दूसरी बात, अगर जितने नेशनल सेंटर्स खुलेंगे
उतने ही रिसर्च होगा, उतना ही इनमें पैसे लगेंगे, उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इंपॉर्टेंस और जल्दी समझ में आएगी लोगों को इसकी। ठीक है, सेटअप 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। दूसरा, अपग्रेड आयुष फार्मेसी एंड ड्रग टेस्टिंग लैब फॉर हायर स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम एंड मेक अवेलेबल मोर स्किल्ड पर्सन। ठीक है, उच्चतर प्रमाणन परिस्थितिक तंत्र के लिए आयुष फार्मेसियों, आप देखेंगे आयुष फार्मेसी जैसे रायपुर में आप लोगों को मिल जाएगी, रायपुर में आप लोगों को जेनरिक मेडिसिन और आयुष फार्मेसी आपको देखने मिल जाएगी, जहां पे आप लोगों का ये आयुर्वेद से रिलेटेड आपको मेडिसिन मिलेगी, लेकिन आपको रीजनल सेंटर में नहीं मिलेगी, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ वगैरह में आपको नहीं मिलेगी। तो ये अभी उतना प्रचलित हुआ नहीं, उतना फेमस नहीं हुआ कि लोग इससे बिजनेस बना सके, लोग इससे पैसा कमा सके। तो अगर बिजनेस नहीं बना पाएंगे, पैसा नहीं बनाएंगे, तो आदमी बेचेगा क्यों इसको? सिंपल बात है। होम्योपैथी देखेंगे, बहुत लोग होम्योपैथी पे बिलीव करते, बहुत लोग नहीं करते, है ना, लेकिन होम्योपैथी आपको इतने नहीं मिलेंगे जितने आपको मेडिकल साइंस के डॉक्टर मिलेंगे, देखना आप। तो ये इनका बढ़ावा जब आप ज्यादा जितना करेंगे तो उतनी ही ज्यादा फार्मेसीज इंक्लूड होंगी, और फार्मेसीज में भी हायर स्टैंडर्ड के, अगर आप टेस्टिंग पे बात करेंगे, क्वालिटी पे बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड आपको हाई रखना पड़ेगा, सो दैट यू आर मेकिंग अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम फॉर व्हाट? इकोसिस्टम फॉर आयुष फार्मेसी, जहां पे आपको ये सारे चीजें उपलब्ध मिले। ठीक है, अपग्रेड द WHO, बिल्कुल ठीक है, जामनगर में WHO का ट्रेडिशनल मेडिकल मेडिसिन सेंटर बनाया गया है, जामनगर गुजरात में है, वहां पे क्या बनाया गया? पारंपरिक चिकित्सा के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, जहां पे रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो और लोगों को अवेयरनेस करवाया जाए, लोगों को अवेयर करवाया जाए किसमें? ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में। ट्रेडिशनल मेडिसिन अगेन क्या? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, सिंपल। तो ये 3 चीज की बात की है, मतलब जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है जामनगर में, उसको अपग्रेड करने की बात किया है, किसमें? WHO के ग्लोबल स्टैंडर्ड के से अपग्रेड करने की बात किया। आगे बढ़े, लिख लिए, जल्दी लिखिए आप लोग। आयुष लिखे, पहले आप लोग वो लिखे हेल्थ के पॉइंट, फिर आयुष का एक पॉइंट लिख लेना, यहां पे लिख लेना कि मोदी जी ने ग्लोबल लेवल पे इनको इनिशिएटिव दिया, फिर ये लिख लेना कि 3 चीजों उन्होंने प्रपोज किया आयुष के लिए, आयुष के लिए 3 चीजों प्रपोज किया। बढ़े आगे, अगला क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ऑरेंज इकोनॉमी, कंटेंट क्रिएटर हो गए आपके, गेमिंग हो गया, मीडिया हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गया, उनके लिए बात कर रही है गवर्नमेंट। पहली बार गवर्नमेंट किसकी बात कर रही है? ऑरेंज इकोनॉमी की बात कर रही है, ऑरेंज इकोनॉमी की, जहां पे गेमिंग सेक्टर हो गया, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर हो गया, लगभग ये इंडस्ट्री 2030 तक की कितने हैं? 2 मिलियन। ठीक है, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसके 2030 तक 20 लाख पेशेवर की आवश्यकता होने का अनुमान है। ठीक है, 2 मिलियन प्रोफेशनल बाय 2030। तो मुंबई में एक सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, कहां पे? मुंबई में। IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई। ठीक है, मुंबई स्थित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को, बिल्कुल सही है। जो लोग एक ट्रेडिशनल पढ़ाई से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, जो लोग गेमिंग में अपना बनाना चाहते हैं, जो लोग डिजाइन में, बहुत लोग ऐसे हैं, मेरा एक फ्रेंड है जो कि पढ़ाई में एकदम जीरो है, बट उसकी ऑटोमोबाइल डिजाइन का काम देख लोगे तो आप लोग पागल हो जाओगे। वो कार इतनी प्यारी डिजाइन करता है कि MG मोटर ने भी उससे बात की थी कि आप हमारे यहाँ एज अ डिजाइनर आ सकते हैं, जबकि उसको 12th में पास होने के लाले पड़ गए थे। तो अच्छे लोग MG मोटर में जा नहीं सकते, उसको MG मोटर से डिजाइन का ऑफर आया था। तो आप लोग देखेंगे ऐसे जो लोग हैं जिनका टैलेंट हिडन है, जो डिजाइन में है, कंटेंट में है, विजुअल इफेक्ट में है, मीडिया में है, गेमिंग में है, ग्राफिक डिजाइनर में, तो उनके लिए भी एक इंस्टीट्यूट खुलवा, मतलब चालू करने की बात की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई। ठीक है, संस्थान को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। ठीक है, जो यहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है, इनको लगभग 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजेस में AVGC, आपका AVGC क्या हुआ?
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, इनका सेंटर। जैसे कि आप देखेंगे अभी जो गवर्नमेंट का स्कीम है अटल टिंकरिंग लैब, तो उसमें गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में साइंटिफिक लैब बनाने की बात कर रही है, लैब की, ताकि आप अपना जो भी इनोवेशन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, मान लो बचपन में नहीं करते थे हम लोग, कोई भी साइंस फेस्ट होता था, कुछ भी बनाते थे, लाइट जल जाएगा इसको छूने से, तो कुछ भी फिजिक्स का कुछ भी नया कुछ मॉड्यूल हो तो आप लोग उसको वहां टेस्टिंग कर सकते हैं। एक साइंटिफिक हब बनाने, उसकी लैब बनाने की बात कर रहे थे, तो उसी के लिए आप किसकी बात कर रहे हैं, एवीजीसी की बात कर रहे हैं। तो एक नया अलग से एक सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले 5 सालों में आप लोगों को देखने मिले, जैसे कि लैब, साइंस लैब देखने को मिलता है, वैसे ही आपको गेमिंग, ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट का लैब आपको देखने को मिले। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, डिजाइन। अगला पॉइंट क्या है, डिजाइन। डिजाइन में आप लोग देखेंगे कि भारतीय डिजाइन उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। ठीक है, फिर भी भारतीय डिजाइनरों की कमी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, आई प्रपोज टू एस्टेब्लाइज थ्रू चैलेंज रूट। चैलेंज रूट क्या होता है, एनीवन? चैलेंज रूट क्या होता है, एनीवन? चैलेंज रूट क्या होता है? ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? मान लो कोई, हाँ बोलो बोलो, क्या मतलब? मान लो मैं बोलूं कि कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी बाहर की विदेशी कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट कर, हाँ ठीक है, कंपटीशन का पार्ट है एक चैलेंज रूट। ठीक है, हम्म बिल्कुल सही। आप देखेंगे मान लो कोई भी कंपनी है, अगर वो बाहर से यहाँ पे निवेश करती है तो गवर्नमेंट एक तो ऑटोमेटिक रूट देती है। ऑटोमेटिक रूट मतलब जहाँ पे आपको इजी लैंड मिलेगा, जहाँ पे आपको दिक्कतें नहीं मिलेगी, जो पेपर वर्क है वो नहीं मिलेगा, आपको इजी लैंड एक्सेस होगा, इजी आपको लेबर मार्केट मिलेगा, इजी आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। गवर्नमेंट एफडीआई के रूप में उसको देखती है। चैलेंजिंग रूट में क्या होता है, चैलेंजिंग रूट में गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट का एक टेंडर है, मान लो टेंडर आया गवर्नमेंट का, किसके लिए टेंडर आया गवर्नमेंट के लिए, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट के पास टेंडर आया। किसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेट्स सपोज कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट के पास क्या है, एक टेंडर आया। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, वो टेंडर फ्लोट करेगी, टेंडर को मार्केट में फ्लोट करेगी। अब कोई एक व्यक्ति हो इसको टेंडर मिलेगा। ठीक है, मान लो 3 लोग टेंडर में थे, पिंकी, और कौन है, निधि, और मान लो निहारिका। 3 लोग टेंडर में थे, पिंकी को टेंडर मिल गया। ठीक है, पिंकी को गवर्नमेंट का टेंडर मिल गया, किसके लिए, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब क्या होगा, पिंकी का जो टेंडर मिला था, पिंकी के टर्म्स एंड कंडीशन को अब बाकी जो बिडर होंगे, निहारिका हो गई, निधि हो गई, और जो बाकी दूसरे बिडर होंगे जो बिड किए थे, वो वापस से अपने टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करके पिंकी के टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। समझ रहे बात को? वो जो बिडर थे पहले के, वो पिंकी के टर्म्स एंड कंडीशन को, क्योंकि पिंकी का बिडर अमाउंट कम था, पिंकी का जो वो था क्वालिटी थी ज्यादा थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको टेंडर प्रदान किया। लेकिन गवर्नमेंट आपको चैलेंज रूट में ये बोलती है कि कोई यदि इंसान इससे अच्छा हमको दे पाए तो वो सामने आके प्रपोज कर सकता है। तो सामने आके कोई अच्छा अगर आ गया, मान लो लेट सपोज, फिर बाद में निधि या क्या बोलते हैं निहारिका में कोई अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन ला के दे दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट टेंडर किसको दे देगी, निधि और निहारिका को दे देगी, इसका पिंकी का टेंडर चल। तो ये चैलेंज रूट होता है, मतलब इनडायरेक्टली कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो कंपटीशन रहता है। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि एक डिजाइन इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा, और वो किस पे, चैलेंज रूट पे रहेगा, चैलेंज रूट पे रहेगा, और हम लोग को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाने की जरूरत है। ठीक है, नेशनल, और वो भी कहां बोले, पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन मतलब आपका बंगाल, उड़ीसा, झारखंड वाला साइड हो गया, जहां पे आपको क्या बोल रहा है कि आपको डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाने की जरूरत है, ताकि डिजाइन का एजुकेशन बढ़ सके और डेवलपमेंट हो सके, विकास तेजी से हो सके। ठीक है, चुनौती मार्ग के माध्यम से भारत के पूर्वी क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। ठीक है, अब यूपीएससी स्मार्टली क्वेश्चन देगा
क्या क्वेश्चन देगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इज प्रपोज टू सेटअप, नहीं, यहां पे सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बोला है, लेकिन आपको बात किस में जाएगा, 3 कुछ तो था, अब वो आयुर्वेद का था, अभी आप लोग पढ़े तो याद है, लेकिन 1 महीने बाद याद नहीं रहेगा आप लोगों को। 3 किसका था, आयुर्वेद का था, और आप लोगों को 3 याद रहेगा बस, और आप लोग इसको मार के आ जाओगे कि 3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन प्रपोज करने की बात की। सिंपल, कट हो गया आप लोगों का आंसर। बढ़े आगे, चलो अगला एजुकेशन है, ठीक है। और गवर्नमेंट विल सपोर्ट स्टेट्स थ्रू चैलेंज रूट इन क्रिएटिंग 5 यूनिवर्सिटी टाउन्स इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल, ठीक है। यहां पे ये बोल रहा है कि आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में जब लॉजिस्टिक्स पे ध्यान दिया जा रहा है, आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, जितने क्विक कॉमर्स कंपनी आ रही, चाहे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ग्रोफर्स हो गया, जितने भी क्विक कॉमर्स कंपनी आ रही है, तो उन लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, लॉजिस्टिक्स। उन लोग को बस क्या है, सेटअप करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट ने अपना सिर्फ सेटअप किया है, और ब्लिंकिट आप लोगों को नॉर्मल दुकानदार से कम उसमें प्राइस में सामान देता है। अभी यदि मान लो मुझे रात को 12 बजे पानी बोतल चाहिए या कुछ भी चाहिए खाने पीने के लिए, तो यदि मैं नॉर्मल दुकान में जाऊंगा तो मुझे 20 रुपये में मिलेगा पानी बोतल, ब्लिंकिट में वही चीज 18 रुपये में मिल रहा है, घर ला के घर पहुंच के मेरे को 18 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल कंज्यूमर नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लिंकिट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से उठाता है सामान, बीच में जितने भी चेन्स है वो सारे हट जाते हैं, और दूसरा उन्होंने अपना लॉजिस्टिक्स इतना प्यारा सेटअप करके रखा है कि उनको लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी प्रभाव मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो लॉजिस्टिक्स आने वाले फ्यूचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लॉजिस्टिक्स जो है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे कोर्स ला रहे हैं, इवन एमबीए भी आ गया है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो उसी को लेते हुए यहां पे ये बोल रहा है एजुकेशन में, जो भी आपका लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स हो गया, लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स मतलब जहां पे सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक्स का आवागमन हो, एग्जाम्पल हो गया आपका मुंबई दिल्ली, मुंबई अहमदाबाद, मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी, जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स है आप लोगों का, इस लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स में यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाए, ठीक है, यूनिवर्सिटी बनाई जाए ताकि बच्चों को वहां के लॉजिस्टिक कॉरिडोर का एजुकेशन मिल सके, और मेजर जो इंडस्ट्री है आसपास में उनका भी उनको अनुभव मिल सके। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, यदि बॉम्बे में कोई कॉलेज है, बॉम्बे में कोई कॉमर्स का कॉलेज है, तो उनको एक बार बॉम्बे क्या बोलते हैं, क्या है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक बार जरूर विजिट करवाया जाता है, ठीक है। जबकि बाकी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कॉलेजों को ये नहीं मिलता ऑप्शन कि आपको बॉम्बे ले जाएं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी कैसे वो होती है, ट्रेड होती है, वो आप लोगों को दिखाया जाए। तो उसका फायदा किसको मिल रहा है, सिर्फ बॉम्बे वालों को मिल रहा है, मुंबई वालों को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि बीएससी मुंबई में स्थित है। तो वैसे ही यदि लॉजिस्टिक्स होगी, बड़ी इंडस्ट्री होगी, तो उसका फायदा भी मिलेगा। लेट सपोज आप लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक्स का काम कर रहे हैं, और बॉम्बे में कॉलेज है, तो आप लोग पार्ले विजिट करवाएंगे। पार्ले कहाँ है, बॉम्बे में है, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो आसपास में विजिट करवाएंगे। अब छत्तीसगढ़ में क्या विजिट करवाएंगे, लेट सपोज कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, दिशा कॉलेज एग्जाम्पल है, दिशा कॉलेज है, कॉमर्स का कॉलेज है, मान लो कॉमर्स से कोई कर रहा है, तो कहाँ विजिट करवाएंगे, यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है, तो आदमी उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं दे पा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को। तो उसी एक्सपोजर को लेने के लिए एजुकेशन को लॉजिस्टिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल अप्रोच से बात किया जा रहा है, जोड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब लॉजिस्टिक्स मतलब जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने के बीच का जो पूरा रास्ता, हाँ वो पूरा ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स का पार्ट है ना, लॉजिस्टिक कॉरिडोर, ठीक है। ये नियोजित शैक्षणिक क्षेत्र अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, कौशल केंद्रों और आवासीय परिसरों को सम्मानित करेंगे। दिस प्लान एकेडमिक जोन विल होस्ट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इन हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहे हैं, ताकि जो आपके स्टेम एजुकेशन है, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। स्टेम एजुकेशन में क्या है, लड़कियों का एनरोलमेंट काफी कम है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, आप देखेंगे लड़कियों का एनरोलमेंट काफी कम है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए हर एक रीजनल सेंटर में एक गर्ल हॉस्टल खोलने की मांग की है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में,
हर एक क्या बोलते हैं आपके जिला में एक गर्ल बालिका छात्रावास स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षा के स्टेम संस्थानों में अध्ययन और प्रयोगशाला कार्य के लंबे घंटे छात्राओं के लिए कुछ चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास स्थापित किया जाए। ठीक है, जितने भी टेक्निकल कॉलेज होते हैं उन पे आसपास में क्या होता है, फैसिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, जिससे क्या है, फैमिलीज जो है, पेरेंट्स जो है वो गर्ल्स को भेजने से भी कतराते हैं। तो अगर गर्ल्स का हॉस्टल होगा रीजनल लेवल पे तो एक कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा उनको इस टाइम एजुकेशन पे। ठीक है, आगे बढ़े फास्ट, चलो बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, टूरिज्म है। टाइम हो गया, कल करें सब एक साथ ही बोलिए। चलो दो साइड करते हैं अभी, चलो चलो टूरिज्म है, हो जाएगा 5 मिनट में। चलो जल्दी जल्दी कवर करें। अरे पिंकी इतनी आदर्शवादी बन गई तुम है। लिखो लिखो फास्ट लिखो, टाइम नहीं है। चलो टूरिज्म लिखो लिखो लिखो। चलो टूरिज्म क्या हो गया, मैं जो लिख रहा हूँ, जो पॉइंट बोल रहा हूँ वही लिखो आप लोग। टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है। अगर टूरिज्म बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो हमारा फॉरेक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो विदेशी मुद्रा का अर्जन भी बढ़ेगा और एक्सपांडिंग द लोकल इकोनॉमी, और हम अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा सकते हैं। तो टूरिज्म पे ध्यान दी गवर्नमेंट। टूरिज्म पे ध्यान मतलब बेसिकली जो लोकल गाइड होते हैं, जो आप लोगों को सपोर्ट, आप लोग ताजमहल देखने गए हैं तो ताजमहल में जो गाइड बता रहे हैं आप लोगों को, यदि उसको ताजमहल का इतिहास ही नहीं पता तो गाइड कहाँ का होगा। ठीक है, तो उनको उनके ट्रेनिंग देना, गाइडर्स को स्किल ट्रेनिंग देना, उनको पढ़ाना, उनको ताजमहल के बारे में, उनके धरोहर के बारे में, उनको प्राचीन इतिहास के बारे में बताना, वो सब कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। किसके लिए, टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोलने की बात कर रही है। ठीक है, किसकी बात कर रही है, मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खान पान प्रौद्योगिकी परिषद को उन्नत करने के लिए एक राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। अभी जो हमारे पास है वो क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। तो इससे बड़ा एक ब्रॉडर विजन के साथ में हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोलेंगे, उसको ओपन करने की बात कर रहे हैं, जो कि आपके एकेडमिक्स हो गए, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, एकेडमिक्स को डायरेक्टली इंडस्ट्री से लिंक करेगा और गवर्नमेंट से लिंक करेगा। ठीक है, इट लिंक द एकेडमिक, इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या बोल रही, साथ ही साथ में इनकी अपस्किलिंग के लिए अब एक पायलट स्कीम चालू कर रही, जहां पे 10,000 गाइड्स को अप स्किल किया जाएगा। कहां पे, जो भी भारत के 20 इंपॉर्टेंट आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, ताजमहल हो जाएगा, मान के चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया आपका, विक्टोरिया मेमोरियल हो गया आप लोगों का। ठीक है, कोई भी 20 आइकॉनिक जगह पे क्या करेंगे, 10,000 गाइडों को कौशल उन्नयन के लिए एक पायलट योजना का भी प्रस्ताव करती है। ठीक है, ठीक है, लिख लिया यहां पे 12 वीक की ट्रेनिंग मिलेगी उनको, 12 वीक की उनको ट्रेनिंग मिलेगी हाइब्रिड मॉडल पे, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों, जहां पे उनको उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा पूरा, इन कोलैबोरेशन विद द क्या, आईआईएम के कोलैबोरेशन में। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, ये आप लोगों के मेंस में मटेरियल में एनरिचमेंट में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 12 वीक कोर्स टू गाइड टू एनहांस टूरिज्म in collaboration with IIM, and the target is to guide 10,000 people who are associated with this industry. लिख लिया जल्दी से यहां तक। ठीक है, अगला क्या है, एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण स्थलों का डिजिटल रूप से, मतलब कहने का मतलब यह कि जो ताजमहल, मान लो मैं एग्जांपल ताजमहल का दे रहा हूं, ताजमहल से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्रीज हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्री हैं, जितने भी पिक्चर्स हैं, उनका एक डिजिटल रूप में क्या कर रहे हैं, एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम लोग डिजिटली भी उनको क्या करें, उसके बारे में समझा सके, पढ़ा सके। कोई भी नया गाइड भी आता है
तो उनको हम लोग अच्छे से इक्विप कर सके। ठीक है, तो वही बोल रहा है, एक ग्रिड की बात कर रहा है, एक नॉलेज सिस्टम की बात कर रहा है, जहां पे उस प्लेस के सारे कल्चरल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो गया, पारंपरिक हो गया, और जितने भी ऐतिहासिक हो गया, सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। अगेन वही, दिस इनिशिएटिव विल क्रिएट ए न्यू इकोसिस्टम फॉर जॉब फॉर लोकल रिसर्चर्स, जो वहां के घरेलू रिसर्चर अनुसंधान जो कर रहे हैं, इतिहासकार हो गए, जो कंटेंट बना रहे हैं, आजकल नए नए कंटेंट बनाते हैं ना लोग, ताजमहल में जाके कंटेंट बना रहे हैं या फिर किसी नए प्लेस में जाकर कंटेंट बना रहे हैं, तो उनको भी हेल्प करेगा, उनको उनकी डिजिटल हिस्ट्री जानने में। सिंपल। अगेन अब किसकी बात करें, नए पॉइंट की बात करें, किसकी, ट्रैकिंग की और हाइकिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। जैसे जैसे अब लोगों में ट्रैकिंग का रुझान बढ़ रहा है, हाइकिंग का रुझान बढ़ रहा है, अभी देखेंगे आप लोग कॉलेज भी आजकल डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, कॉलेज में भी आप लोगों को ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए कहीं कहीं ले जाया जाता है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और आपका अराकू वैली हो गया, मतलब ये आंध्रा के आसपास हो गया, ईस्टर्न घाट में आंध्रा के आसपास हो गया अराकू वैली, और वेस्टर्न घाट में, यहां पे हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए प्लेसेस को क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आप हाइकिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता, ठीक है, वहां पे आप लोग जा रहे हैं तो अपने जोखिम पे जा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं होती, कोई सांप बिच्छू, कोई हॉस्पिटल या नेटवर्क भी नहीं होता फोन का। ठीक है, तो आप लोग उस सिस्टम को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं कि हम लोग हाइकिंग और ट्रैकिंग को एक नेचुरल टूरिज्म बना सके, जहां पे सभी फैसिलिटी को हम लोग अवेल करेंगे। ठीक है, कभी क्यों हाइकिंग ट्रैकिंग? हाँ, चलो आगे जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जितने भी आप देखेंगे, आप लोग वहां गए, पुरी गए, पुरी में छिलका लेक गए होंगे, पास में ही है, वहां से पुरी से पास में ही है। तो वहां पे लोग जाने के बाद देखते हैं ना, जो एक बर्ड साइट है, जहां पे बहुत सारे बर्ड्स आपको देखेंगे उड़ते हुए, लोग फोटो भी लेते हैं। आप इवन वाराणसी भी गए होंगे तो वाराणसी में आपको कबूतर दिखेंगे, लोग कबूतर खिलाते हैं वो बोट में बैठ के, जब वहां पे गंगा आरती करते हैं तो, है ना। तो आप लोग बोल रहे हैं जो बर्ड वॉचिंग एरियाज है, जो बर्ड वॉचिंग एरियाज है, उसको इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। बर्ड वॉचिंग एरियाज देखेंगे, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स कहां पे, पुलिकत लेक हो गया आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। छिलका लेक और पुलिकत लेक एक दूसरे को जोड़ता है। अगर आप देखेंगे मैप में, देखेंगे ये यदि इंडिया का मैप है तो आप छिलका लेक देखेंगे और पुलिकत लेक एक दूसरे को ईस्टर्न घाट में जोड़ते हुए आपको मिलेगा। तो ये क्या है, नेचुरल बर्ड वॉचिंग एरिया है। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के बर्ड्स मिलेंगे, जो आप देखेंगे कई आपको यहाँ से आते हुए मिल रहे होंगे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल साइड से मिलेंगे आते हुए, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होंगे बर्ड्स के। तो उसको आप लोगों को एक टूरिज्म जोन बनाने की बात कर रहा है, क्या, बजट अंडर द विजनरी ऑफ होम। ठीक है, ये भी बिल्कुल अच्छा पॉइंट है कि मोदी जी ने जैसे योगा को इनिशिएट किया, वैसे ही मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी उन्होंने सपोर्ट किया। बिग कैट अलायंस में क्या आते हैं, जितने भी आपके टाइगर्स हो गए, पैंथर्स हो गए, जितने भी टाइगर कम्युनिटी हो गई, ये सब क्या है, कैट कम्युनिटी के अंदर में आते हैं। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ बिग कैट अलायंस, और ये किसके, ये मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण हुआ। और इस साल जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ग्लोबल कैट अलायंस का समिट इंडिया में होने वाला है। इस साल जो ग्लोबल बिग कैट अलायंस का समिट है वो इंडिया में होने वाला है, इसीलिए इंडिया बिग कैट अलायंस को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसको भी, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है जहां पे आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। और बिग कैट अलायंस में जो कैट के जो स्पीसीज हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में लिखने की जरूरत है। आप लोग लिख लीजिए बिग कैट अलायंस, और इसके बारे में एक पेज का नोट बना के ले आना। बिग कैट अलायंस, इसके बारे में एक पेज का नोट बना के आप लोग ले आना याद से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कितने कितने स्पीसीज आते हैं इसके अंदर में। लास्ट स्लाइड, ठीक है, विरासत और संस्कृति पर्यटन, हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, जैसे आपका लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, राखी गढ़ी हो गया, इन सब हेरिटेज साइट को क्या करना है, हम लोग को वापस से कल्चरल डेस्टिनेशन बनाना है, ताकि लोगों को एक्सपीरियंस हो सके। ठीक है, जो आप लोग ये सब पढ़ते होंगे ना हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग, लोथल, धोलावीरा, राखी गढ़ी, हड़प्पा के बारे में पढ़े होगे, तो इनको एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स को दिखाना है, हम लोग को डिस्प्ले करना है,
इन द नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, कि हमारे पुरानी सिविलाइजेशन कैसी थी। ये सब किसका पार्ट होगा? कल्चरल टूरिज्म का पार्ट। अगेन वही है, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग स्किल्स, ठीक है। मतलब अगेन वो गाइड की बात कर रहे हैं कि वहां के जो गाइड्स होंगे वहां पे कैसी कैसी स्टोरी है उसको बताने के लिए, मान लो कोई नया आदमी आ रहा है तो बताने के लिए भी चाहिए कि भाई यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी, हड़प्पा में कैसी थी, सीढ़ियां कैसी थी, नहाने का घर कैसा था, खाना कहाँ भंडार रखते थे, रोड्स कैसे थे। तो एक आदमी तो चाहिए बताने के लिए उन लोग को। आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग नहीं कर रहे हैं, समझना बात, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग के लिए आदमी चाहिए और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा कहां पे? ये सभी सारे प्लेसेस में, ताकि हम उनको कंजर्व कर सके, अच्छे से इंटरप्रेट कर सके और गाइड कर सके। सिंपल, ठीक है। लास्ट है स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? तीसरा कर्तव्य पढ़ेंगे। पहला कर्तव्य हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, दूसरा कर्तव्य हम लोग आज पढ़े हैं, तीसरा कर्तव्य हम लोग कल पढ़ेंगे। बजट आप लोगों का समाप्त, ठीक है। खेलो यूथ इंडिया किस लिए आया था? एनीवन? खेलो इंडिया किस लिए आया था? ये तो सबको पता है, खेलो इंडिया लिखा तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए है। उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन एजेंडा क्या था? हिडन एजेंडा क्या था? जो खेल उतने फेमस नहीं हो पाए हैं उनको वापस से फेमस करना। खेलो इंडिया में क्रिकेट क्यों नहीं है? क्रिकेट ऑलरेडी फेमस है, जरूरत नहीं है क्रिकेट को, समझो आप बात को। खेलो इंडिया में क्या है? कबड्डी, खो खो, ये सब क्यों है? क्योंकि ये नेशनल लेवल पे इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। और दूसरी, जो ग्रामीण लेवल पे लोग खो खो खेलते हैं, जो ट्राइबल एरिया में लोग कबड्डी खेलते हैं, वो सब लोगों को भी एक पहचान मिलेगी, नई पहचान मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए खेलो इंडिया को लाया गया है कि रीजनल लेवल से हम लोग एथलीट प्लेयर को उठा सके, ठीक है, रीजनल लेवल से उनको ट्रेन कर सके और उनको प्रॉपर फैसिलिटी दे सके। अब खेलो इंडिया, इसका मतलब ये तो पता ही है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट लिखो जिससे आपको मेंस में पॉइंट मिले, ठीक है। द स्पोर्ट्स सेक्टर प्रोवाइड्स मल्टीपल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब फालतू पॉइंट है, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट है, आई प्रपोज टू लॉन्च अ खेलो इंडिया मिशन टू ट्रांसफॉर्म द स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अगले दशक में खेल क्षेत्र को रूपांतरित करने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती है। पहला पॉइंट क्या है इसमें? टैलेंट को इंटीग्रेट करना, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करना, चाहे वो फाउंडेशनल लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर एलाइट लेवल पे, एडवांस लेवल पे हो, ठीक है, तीनों लेवल पे, आधारभूत, मध्यवर्ती और उत्कृष्ट स्तर पे होना चाहिए। तीनों लेवल पे उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करना। ये स्लाइड मैं ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों के, है ना, आप लोगों को। जिम्नास्टिक्स भी है, जिम्नास्टिक्स से कुछ फॉर्म है, सभी फॉर्म नहीं है जिम्नास्टिक्स से, कुछ कुछ फॉर्म्स है ना, ठीक है। साथ साथ में उनके कोचेस भी बहुत कम होते हैं, कबड्डी वबड्डी के कोच आपको बहुत कम मिलेंगे, देखेंगे आप लोग। तो कोच को सपोर्ट करना, कोच के साथ जो स्टाफ होते हैं उनको सपोर्ट करना, है ना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। कंपटीशन एंड लीग्स, बिल्कुल ठीक है। कंपटीशन एंड लीग करवा रहे हैं, इवन रायपुर में भी हो रहा है, अभी रायपुर में भी खेलो इंडिया का वो चल रहा है, ठीक है। और बिहार में भी चल रहे हैं, बिहार में राजगीर में चल रहा है अभी कबड्डी, खो खो, हॉकी, ये सब खेलो इंडिया का। हर स्टेट को फंड दिया गया है खेलो इंडिया के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो उसको इंटीग्रेट करता है, किससे? साई से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, साई से इंटीग्रेट करता है खेलो इंडिया को। जो हर मिनिस्ट्री को पैसा मिलता है, खेल मंत्रालय को पैसा मिलता है अपने स्टेट्स में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। और छत्तीसगढ़ तो फिर भी पिछड़े स्टेट में आता है जहां पे ट्राइबल की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहां पे खेलो इंडिया का बहुत ज्यादा महत्व है। इसीलिए खेलो इंडिया का अगला जो वो है संस्करण है वो बस्तर दंतेवाड़ा में लाने की बात है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो आप देखेंगे खेलो इंडिया को, बस यही है। तो आप लोगों को सेकंड कर्तव्य हो गया, थर्ड कर्तव्य अपन कल करते हैं।